Is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic search processing artificial intelligence. As per the unitization is concerned, currently we are studying unit number 1 and we are in the second half of unit number 1, that is basics of problem solving. So in basics of problem solving, already we have studied the state space search, we have studied production system, we have studied problem characteristics, also we have studied various production system characteristics. Now in today's class, we have to go for issues in the design of search programs, and as per this title, we have to study various searching algorithms in artificial intelligence. Now, if we are going for the study of various searching techniques, these searching techniques are mainly divided into two categories. पहला कैटेगरी है ब्लाइंड सर्च, जबकि सेकंड कैटेगरी जो है जिसे कहते हैं इन्फॉर्म सर्च. तो एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न, ब्लाइंड सर्च नाम का टेक्निक हमारे कोई काम का नहीं. वाई? ब्लाइंड सर्च टेक्निक कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में यूज हो सकता है, लेकिन अगर हम ब्लाइंड सर्चिंग के हिसाब से अगर एआई में काम करने चले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम हमारे काम में ही नहीं आएंगे. क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और वो कॉन्सेप्ट ये था कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलवेज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, एंड एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मस्ट बी जनरेटेड विद इन अ गिवन टाइम. यानी स्टिपुलेटेड टाइम में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है. भले ही ये सॉल्यूशन बेस्ट नहीं रहेगा, चलता है, एक्सेप्टेबल होना जरूरी है. अब अगर ब्लाइंड सर्च के हिसाब से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्चिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो विद इन गिवन टाइम मीन्स विद इन गिवन टाइम कंस्टेंट हम सॉल्यूशन जनरेट कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में सवाल रहेंगे. क्यों? क्योंकि ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम हमें कोई गारंटी नहीं देते कि इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम वेदर दे विल जनरेट अ सॉल्यूशन और नॉट. एंड दैट्स व्हाई अगर कोई एल्गोरिदम ऐसा है कि जो अगर हमको गारंटी नहीं दे रहा है कि गिवन टाइम कंस्टेंट में सॉल्यूशन जनरेट कराएगा या नहीं, तो फिर वो एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी काम का नहीं है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रादर देन गोइंग फॉर ब्लाइंड सर्च, जितने भी सर्चिंग एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं सारे के सारे इन्फॉर्म सर्च होते हैं. इन्फॉर्म सर्च को और एक नाम है जिसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च. तो नाउ वी हैव टू स्टडी द ब्लाइंड सर्च एंड इन्फॉर्म सर्च. तो पर्टिकुलरली ब्लाइंड सर्च क्या? तो ब्लाइंड सर्च को हम कहते हैं अनइन्फॉर्म सर्च. अब ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो दे हैव नो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट्स. तो पर्टिकुलरली हम किस स्टेट में हैं और किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में अगर जाना है तो ऐसे स्टेट के बारे में कोई भी जानकारी ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम्स के पास नहीं होती है. एंड दैट्स व्हाई अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है और अगर हमें उस पर्टिकुलर स्टेट से कोई सक्सेसर स्टेट अगर जनरेट करना है तो फिर वो सक्सेसर स्टेट कौन सा है और गोल स्टेट हमारा कौन सा है, और गोल स्टेट और सक्सेसर स्टेट के बीच में कंपैरिजन करना, इस तरह का कोई मैकेनिज्म ब्लाइंड सर्च में नहीं होता है. ओनली ब्लाइंड सर्च सॉल्यूशन जनरेट करता है, दैट्स ऑल. मीन्स एक स्टेट जनरेट करता रहता है, दैट्स ऑल. अगर जनरेट सॉल्यूशन जनरेट हो गया तो ठीक है, अगर जनरेट नहीं हुआ तो फिर हम करंट स्टेट से गोल स्टेट हमारा कितना दूर है इसके बारे में कोई मेजर हमारे पास नहीं होता है. आई मीन टू से कि ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम जब कभी भी हम यूज करेंगे और ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम यूज करते वक्त अगर हम कोई नया स्टेट अगर जनरेट कर रहे हैं तो ये जनरेटेड वाला नया स्टेट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इस तरह का कोई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ब्लाइंड सर्च में नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाई these particular algorithms are not capable to find out a solution or to meet the requirement of artificial intelligence. सेकेंड कैटेगरी जो होता है दैट इज व्हाट इनफॉर्म सर्च. जनरली इनफॉर्म सर्च को ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनफॉर्म सर्च में ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को जनरली हम यूज करते हैं और ह्यूरिस्टिक फंक्शन वाले फंक्शन होते हैं जो हमेशा हमें गाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है. एंड दैट्स व्हाई इनफॉर्म सर्च गिव्स अस द स्ट्रेटजीज दैट know whether one non-goal state is more promising than other are called informed search. इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर एक स्टेट से नया स्टेट अगर जनरेट किया तो नया स्टेट जनरेट करने के बाद ये नया स्टेट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये तरह का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड कि अगर हमने कोई रैंडम स्टेट अगर जनरेट किया और वो अगर हमारा गोल स्टेट नहीं है तो गोल स्टेट नहीं है तो ठीक है, लेकिन
हमारी इनिशियल कंडीशन के मुकाबले ये कितना बेटर है, इस तरह का इवैल्यूएशन हम हमेशा कर सकते हैं। यानी जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया होता है, तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरली जब हम जनरेट करते हैं, तो एक्सेप्टेबल मीन्स कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। तो दैट्स वाई जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया से उसका एक्सेप्टेबिलिटी जैसे हम चेक करते हैं, तो ये सारी मैकेनिज्म इन्फॉर्म सर्च में अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, और उस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम हमेशा डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मच फार वी आर फ्रॉम आवर गोल स्टेट और नॉट। तो सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल इन heuristic search. That's why heuristic search or informed search are widely used in artificial intelligence. अब व्हाट आर द वेरियस सर्च मेथड्स? तो सर्च मेथड्स में अभी हमने देखा था कि जितने भी हमारे पास सर्चिंग के लिए एल्गोरिदम या सर्चिंग के जो मेथोडोलॉजीज हैं, ये मेथोडोलॉजीज को जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है ब्लाइंड सर्च, सेकंड पार्ट या सेकंड कैटेगराइजेशन ऑफ एल्गोरिदम जो होता है उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। तो ब्लाइंड सर्च में यूज होने वाले एल्गोरिदम कौन से हैं? तो ब्लाइंड सर्च में यूज होने वाले एल्गोरिदम जो है वो है बीएफएस और सेकंड है डीएफएस। अब बीएफएस का मतलब क्या है? बीएफएस को कहते हैं हम ब्रेड फर्स्ट सर्च, whereas सेकंड सर्च एल्गोरिदम जिसे कहते हैं हम डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमने पहले ही बोला है कि ये ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना तो टाइम कंस्ट्रेंट को मीट कर पा रहे, या फिर सॉल्यूशन जनरेट कराने की गारंटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास में दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एक तो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन भी जनरेट होना चाहिए और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन भी जनरेट होना चाहिए। तो बीएफएस या डीएफएस दोनों मिलके, बीएफएस ओनली बीएफएस या ओनली डीएफएस की अगर हम बात करेंगे, तो दोनों भी एल्गोरिदम हमारी ये दोनों क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते। एंड दैट्स व्हाई ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम जो कि बीएफएस और डीएफएस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे किसी काम के नहीं। हमारे काम के एल्गोरिदम जो है या हमारे लिए यूजफुल एल्गोरिदम जो है वो है ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम। तो ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम में आने वाले एल्गोरिदम्स कौन से हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम, hill climbing algorithm, best first search algorithm, which is the combination of BFS and DFS, problem reduction, constraint satisfaction, and means and analysis. These are the algorithms which comes under the category of heuristic search. तो ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स हमारे काम के एल्गोरिदम्स हैं, और आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में इन्हीं एल्गोरिदम्स की हम स्टडी करने वाले हैं। Now we have measuring the problem solving performance criteria. Particularly अगर हम कोई एल्गोरिदम बना रहे तो वो एल्गोरिदम का इफिशियंसी जनरली हम चेक करते हैं, और वो एल्गोरिदम हमारा यूजफुल है या नहीं ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कंप्लीटनेस। तो कोई एल्गोरिदम अगर हमने बनाया है और अगर हमें उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करना है या नहीं, ये अगर चेक करना है, तो ये चेक करने के लिए हमें चार चीजें जरूरी, चार पैरामीटर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है। पहला पैरामीटर जो है वो है कंप्लीटनेस पैरामीटर, सेकंड ऑप्टिमलिटी, थर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और चौथा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इससे पहले हमने सुना होगा, बट एक जो दो और एडिशनल क्राइटेरिया है कंप्लीटनेस और ऑप्टिमलिटी, तो हम इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंप्लीटनेस क्या है? तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इज द एल्गोरिदम गारंटीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेन देयर इज वन। इसका मतलब ये है, कंप्लीटनेस का मतलब है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वाकई में सॉल्यूशन अगर जनरेट हो सकता है, तो आपके एल्गोरिदम में हर हाल में गारंटी देना चाहिए कि उसने सॉल्यूशन जरूर जनरेट करा के देगा। अदरवाइज क्या होता है, काफी सारे एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि वो एल्गोरिदम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अप्लाई करने के बाद बिना सॉल्यूशन फाइंड किए ही एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाता है। तो फिर उस एल्गोरिदम को हम कंप्लीट एल्गोरिदम नहीं कह सकते। कंप्लीट एल्गोरिदम वो होता है जो हर हाल में हमें गारंटी देगा कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो 100% गारंटी कि उस एल्गोरिदम ने वो वाला सॉल्यूशन जनरेट करा के देना चाहिए। तब उस एल्गोरिदम को हम कहेंगे कंप्लीट एल्गोरिदम। अदरवाइज उस एल्गोरिदम को कहेंगे हम इनकम्प्लीट एल्गोरिदम। सेकंड एल्गोरिदम ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी का मतलब, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम दिया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोई अगर एल्गोरिदम डिजाइन किया, तो ये एल्गोरिदम को हम ऑप्टिमल तब कहेंगे जब ये बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ के देगा। बेसिकली ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ढेर सारे तरीके हो,
लेकिन ढेर सारे तरीके में से कोई एक तरीका या कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसे हम बेस्ट कह सकते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट करा के देने की क्षमता अगर हमारे एल्गोरिदम में है, तो फिर हमारे एल्गोरिदम को हम कहेंगे कि वो एल्गोरिदम ऑप्टिमल है। तो दिस इज अबाउट द ऑप्टिमलिटी। तो कंप्लीटनेस क्राइटेरिया क्या करेगा? अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 100% गारंटी है कि वो सॉल्यूशन आपका जनरेट करा के देगा। सेकंड, ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया कहता है कि अगर हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद हर हाल में हमारा बेस्ट सॉल्यूशन निकल के बाहर आना चाहिए। थर्ड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि एल्गोरिदम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और चौथा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को रन कराने के लिए हमारे को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर द बेसिक 4 क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरली हम एल्गोरिदम को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर द सर्च स्ट्रेटेजीज। तो हमने बोला कि सर्च स्ट्रेटेजीज हमारे पास दो तरह की है, एक तो ब्लाइंड सर्च है और दूसरा इन्फॉर्म सर्च है। तो ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजी अगर हम यूज करते हैं तो ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजी में जनरली दो तरह की स्ट्रेटेजी जाती है, एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी क्या कहता है? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी सेज दैट वी हैव टू एक्सपांड ऑल द नोड्स वन लेवल फर्स्ट। इसका मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर लेवल पे है तो उस लेवल पे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन या जितने भी पॉसिबल आउटकम जनरेट कर सकते हैं वो सारे के सारे हमको जनरेट करना है। आई मीन टू से कि सपोज हम यहाँ पे एक ट्री के थ्रू समझ रहे हैं, सपोज रूट नोड इज अवर इनिशियल स्टेट। तो अगर हम इनिशियल स्टेट पे हैं, तो नेक्स्ट लेवल में हमें क्या करना है? नेक्स्ट लेवल में जितने नेक्स्ट मूव में हमें क्या करना है, जितने भी पॉसिबल मूव हम जनरेट करा सकते हैं वो सारे पॉसिबल मूव हमें जनरेट कराना है, बट फॉर नेक्स्ट लेवल। तो जैसे अगर हम लेवल 0 पे अगर है, तो लेवल 0 पे अगर कोई मूव परफॉर्म करके हम लेवल 1 पे जा सकते हैं, तो हम चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर लेवल 1 पे जितने भी पॉसिबल मूव जनरेट हो सकते हैं वो सारे के सारे मूव जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। मीन्स फर्स्ट वी हैव टू एक्सपांड द ऑल द नोड्स विच आर एट द सेम लेवल। लेवल 0 पे रहते हुए लेवल 1 के सारे नोड्स को पहले हमें एक्सपांड करना है, बाद में ही हम लेवल 2 पे जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हम लेवल 0 पे थे, लेवल 0 से लेवल 1 के सारे नोड्स को एक्सपांड किए, उसके बाद फिर लेवल 2 के सारे नोड्स को एक्सपांड करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि लेवल 2 का एक आध नोड आपका एक्सपांड होना बचा हुआ है और फिर भी आप लेवल 3 पे चलेंगे। पहले लेवल 0, फिर लेवल 1 के सारे नोड्स, फिर लेवल 2 के सारे नोड्स, फिर लेवल 3 के सारे नोड्स। इस तरह से यह स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। जब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी क्या करता है? तो डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी में हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट लेवल का कोई एक नोड एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट लेवल का कोई एक नोड एक्सप्लोर करने के बाद सेकंड लेवल का किसी नोड को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखिए इसमें, जब हम लेवल 1 पे थे तो लेवल 1 के सारे नोड्स बिना एक्सप्लोर किए डायरेक्टली हम सेकंड लेवल पे जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले रूट नोड से लेवल 1 का एक नोड एक्सप्लोर किया। अब डीएफएस स्ट्रेटेजी अगर शायद हम अप्लाई करते तो पहले हमें लेवल 2 के या लेवल 1 के सारे नोड्स एक्सप्लोर करने पड़ते थे, लेकिन हम लेवल 1 के बिना सारे नोड्स एक्सप्लोर किए डायरेक्टली हम लेवल 2 पे चले गए। तो दिस इज द वर्किंग स्ट्रेटेजी इन डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं बीएफएस और डीएफएस को। तो बीएफएस के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि बीएफएस में रूट नोड को सबसे पहले हम एक्सपांड करेंगे, बाद में उसके सारे के सारे सक्सेसेस को एक्सपांड करेंगे जो कि नेक्स्ट लेवल पे था, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जबकि डीएफएस की अगर बात करेंगे तो डीएफएस पे ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे बीएफएस सर्च स्ट्रेटेजी का एक एग्जांपल है, दिस इज व्हाट फॉर वाटर जेट प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी हमने वाटर जेट प्रॉब्लम में ये वाला ट्री पढ़ा हुआ है। तो 0 0 वाज द इनिशियल स्टेट। तो 0 0 से नेक्स्ट लेवल पे दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो 4 गैलन वालों को पूरा फुल भरो, नहीं तो फिर 3 गैलन वालों को पूरा फुल भरो। तो बीएफएस स्ट्रेटेजी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड लेवल पे जितने भी पॉसिबल नोड्स थे वो सारे के सारे पॉसिबल नोड्स को सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया होता, और उसके बाद फिर थर्ड लेवल के सारे नोड्स को एक्सप्लोर किया होता। दिस इज व्हाट द बीएफएस वर्किंग स्ट्रेटेजी।
तो BFS में सबसे पहले नोड आया रहता 0 0, उसके बाद 4 0 एंड 0 3, उसके बाद फिर थर्ड लेवल के सारे नोड्स एक्सप्लोर किए रहते हैं। तो दिस इज व्हाट द वर्किंग स्ट्रेटेजी ऑफ BFS। अब BFS का एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो BFS का एल्गोरिदम कहता है, हियर वी हैव स्टेप 1। Step 1 says that create a variable called as node list and set it to the initial state। तो एक्चुअली क्या हमने एक नोड लिस्ट बनाना पड़ेगा और नोड लिस्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें इनिशियल स्टेट के साथ। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा इटरेशन वाला स्टेप है, अनटिल अ गोल स्टेट इज फाउंड, जब तक के हमें गोल नहीं मिलता हमें क्या करना है, या फिर नोड लिस्ट जब तक के एम्प्टी नहीं होता है, व्हाट वी हैव टू डू, we have to remove the first element from the node list and we have to call it e, and if node list was empty otherwise we have to pit। और उसके बाद जिस पर्टिकुलर नोड को हमने ई बोला है, उस ई के सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज है उनको सबको एक्सप्लोर करना है। देयरफॉर फॉर ईच वे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच वे दैट each rule can match the state described in E2. Apply the rule to generate a new state. If new state is a goal state, then quit and return the state. Otherwise, add the new state to the end of the node list। तो बेसिकली नोड लिस्ट नाम का हमको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है हमको इनिशियल स्टेट के साथ, और उसके बाद नोड लिस्ट में से एक एक नोड को निकालना है। और एक एक नोड को निकालने के बाद उस पर्टिकुलर नोड को अगर हमने एक्सप्लोर नहीं किया तो उसको एक्सप्लोर करते जाना है। लेकिन बिफोर एक्सप्लोरिंग हमेशा हमें चेक करना है कि मेरा नोड लिस्ट एम्प्टी तो नहीं हुआ। नोड लिस्ट एम्प्टी होगा तो हमें क्विट करना है, अदरवाइज नोड लिस्ट में कि जिस पर्टिकुलर नोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं कहीं वो गोल स्टेट तो नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर वो गोल स्टेट है तो फिर हमको उसको रिटर्न करना है। तो दिस इज अबाउट द BFS स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है DFS। DFS में हमने देखा था कि हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है। रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद लेवल 1 में का कोई एक नोड लेना है, वहां से फिर लेवल 2 का कोई एक नोड लेना है। अब सब तब तक के करते जाना है जब तक कि एक तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता या फिर हमारा डेड एंड नहीं आ जाता। तो हियर स्टेप 1, इफ द इनिशियल स्टेट इज अ गोल स्टेट देन वी हैव टू क्विट एंड रिटर्न। स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो भी इनिशियल स्टेट दिया उसको हमने चेक किया क्या वो हमारा गोल स्टेट है क्या, अगर है तो सॉल्यूशन करके उसको रिटर्न किया। एंड देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप एज स्टेप 2। तो आप यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट 1, दिस इज स्टेप 2। अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द फॉलोइंग अंटिल सक्सेसर और फेल्यूर इज सिग्नल। जब तक कि एक तो सॉल्यूशन नहीं मिलता या फिर डेड एंड नहीं मिलता तो क्या करना है, जनरेट अ सक्सेसर ई ऑफ द इनिशियल स्टेट इफ देयर आर नो मोर सक्सेसर सिग्नल फेल्यूर। तो अभी हमारा जो एक स्टेट था जिसको हमने इनिशियल स्टेट बोला था, इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट लेवल का एक नोड जनरेट किया जिसको हमने बोला सक्सेसर नोड ई, और चेक किया कि वो पर्टिकुलर गोल स्टेट है या नहीं है। गोल स्टेट अगर गोल स्टेट है या नहीं वो चेक किया, तो गोल स्टेट अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट प्रायर टू दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट अ सक्सेसर ई ऑफ इनिशियल स्टेट इफ देयर आर नो मोर सक्सेसर। यानी अगर हम सक्सेसर जनरेट नहीं कर सकते तो वी हैव टू सिग्नल द फेल्यूर। और उस पर्टिकुलर नोड के लिए रिकर्सिवली हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को कॉल किया है, और अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर वी हैव टू रिटर्न द सक्सेस। तो एक रूट नोड से स्टार्ट करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, ऐसा तब तक के चलते जाना है जब तक के एक तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता या फिर आपको डेड एंड नहीं मिलता। दिस इज अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो जैसे आप देख सकते हैं वाटर जेट प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर BFS अप्लाई करते तो फिर फर्स्ट लेवल के हमें फर्स्ट रूट हमें इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना पड़ता था, और इनिशियल स्टेट से अगर BFS यूज करते थे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या दोनों नोड को एक्सप्लोर करना पड़ सकता था। बट अगर हम DFS अप्लाई कर रहे हैं तो DFS अप्लाई करते वक्त सारे के सारे नोड एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया, हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, और मान के चलो कि इनिशियल स्टेट से हमने नेक्स्ट नोड जनरेट कर दिया, ये वाला आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर नोड को हम जनरेट करेंगे। इस नोड को जनरेट करने के बाद दो पॉसिबिलिटी थी, ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था। शायद अगर हमने ये किया तो बिना इसको एक्सप्लोर किए हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि वी गॉट द सॉल्यूशन। तो बिना पूरी ट्री को एक्सप्लोर किए जस्ट हम एक ही डायरेक्शन में चलते गए, और अगर शायद हमारा जाने का तरीका अगर सही था तो हमको बिना पूरा ट्री एक्सप्लोर करते ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट अबाउट द BFS algorithm or BFS strategy, डेप्थ फर्स्ट सर्च strategy. Now we have to go for
द एडवांटेजेस ऑफ बीएफएस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है इट विल नॉट गेट ट्रैप्ड एक्सप्लोरिंग ब्लाइंडली। बीएफएस में क्या कर रहे हैं हम, सिस्टमेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं, रूट नोड से गए, फिर लेवल 1 पे गए, फिर लेवल 2 पे गए, फिर लेवल 3 पे गए, यानी रैंडमली हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं गए। तो इस तरीके से अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम कहीं पे ट्रैप हो ही नहीं सकते। Second, if there is a solution, then BFS is guaranteed to find it. Definitely, अगर हम इतनी सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं, रूट नोड, देन लेवल 1 के सारे नोड, देन लेवल 2 के सारे नोड्स, अगर सॉल्यूशन है तो आपके स्टेट स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा ही, और स्टेट स्पेस में कहीं ना कहीं होगा तो ये एक वक्त तो ऐसा आएगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे हम जाएंगे ही जाएंगे, और उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर जाएंगे तो वो नोड हमें मिलना ही है। एंड दैट्स वाई बीएफएस एल्गोरिदम जो है वो हमेशा हमें गारंटी देता है कि if there exists a solution then BFS is guaranteed to find the solution. If there are multiple solution then minimal solution will be found. क्यों? क्योंकि हम पूरा का पूरा ट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द गुडनेस ऑफ BFS, कि ये हमको ब्लाइंडली कहीं लटका के नहीं रखता। सेकंड, कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 100% वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। नाउ वी हैव टू गो फॉर एडवांटेज ऑफ डीएफएस। डीएफएस एल्गोरिदम का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमको बिना पूरा ट्री एक्सप्लोर करते ही सॉल्यूशन मिल जाता है, अगर, लेकिन प्रोवाइडेड दैट वी मस्ट ट्रैवर्स इन राइट डायरेक्शन। अगर गलत डायरेक्शन में गए तो हम तो ट्रैप होने वाली है। दिस विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ डीएफएस। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम सही डायरेक्शन में चलते गए तो बीएफएस में जो हमें पूरा का पूरा ट्री एक्सप्लोर करना पड़ता था फिर जाके हमें सॉल्यूशन मिलता था, इस तरह की सिचुएशन में। एंड दैट्स वाई बिना पूरा ट्री एक्सप्लोर करते ही, करे बिना ही अगर हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, इट मीन्स इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी। इसलिए डीएफएस का एडवांटेज जो है वो है कि इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। सेकंड, इट मे फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट एग्जामिनिंग मच ऑफ द सर्च पेज, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। नाउ सर्च स्ट्रेटेजी, ब्लाइंड सर्च, जिसमें हमने बीएफएस और डीएफएस देखा, दोनों का अभी कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया जो थे वो था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, क्या वो ऑप्टिमल है क्या, और क्या वो कंप्लीट है क्या। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्राइटेरिया दिया है टाइम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्राइटेरिया दिया है हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड, वेदर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है क्या, और क्या ये एल्गोरिदम कंप्लीट है क्या। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बॉटम से, क्या मेरा एल्गोरिदम कंप्लीट है क्या। तो कंप्लीट एल्गोरिदम क्या होता है? कंप्लीट एल्गोरिदम वो होता है जो हर हाल में आपको गारंटी दे कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन उसने जनरेट करना ही है, बिना सॉल्यूशन जनरेट किए उसने टर्मिनेट नहीं होना। तो बीएफएस एल्गोरिदम 100% हमको गारंटी देता है। तो गारंटीड सॉल्यूशन इज देयर इन बीएफएस, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीट एल्गोरिदम जो है वो हमारा बीएफएस है, लेकिन डीएफएस है नहीं। डीएफएस डजंट गिव जस्ट द गारंटी। अगर आप उस डायरेक्शन में चले गए और आपको उस डायरेक्शन में वो सॉल्यूशन मिल गया तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस डायरेक्शन में अगर आप गए नहीं तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। दैट्स व्हाई डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ये कंप्लीट एल्गोरिदम नहीं है। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब अगर मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते तो उसमें से भी उसने बेस्ट ढूंढ के निकालना चाहिए। तो बेस्ट ढूंढ के निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा स्टेट स्पेस ट्री ढूंढना पड़ेगा, तब आप गारंटी दे सकते हैं कि ये बेस्ट हम ढूंढ के निकाल के दे रहे हैं। तो बीएफएस में ये चीज पॉसिबल है, इसलिए हमने ऑप्टिमलिटी का क्राइटेरिया जो है वो बीएफएस में यस बोला जबकि डीएफएस में नो बोला। नेक्स्ट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस विल रिक्वायर, यानी मेन मेमोरी कितना लगेगा। तो हियर मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट इज गिवन बाय बी रेज़ टू पावर डी। अब बी रेज़ टू पावर डी का मतलब क्या है? बी रेज़ टू पावर डी का मतलब है व्हाट इज द ब्रांचिंग फैक्टर, ब्रांचिंग फैक्टर इज इंडिकेटेड बाय बी एंड डी इज अ सॉल्यूशन डेप्थ, यानी उसका लेवल कितना है। गेटिंग इट? तो b raised to power d will be the space requirement for BFS algorithm, whereas DFS के लिए ये होगा b raised to power b into m। तो b क्या है आपका ब्रांचिंग फैक्टर, और m जो रहेगा वो होगा मैक्सिमम। तो b into m that will be the space complexity for depth first search। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च इज गिवन बाय b raised to power d, जिसमें b है ब्रांचिंग फैक्टर और d है आपका सॉल्यूशन डेप्थ। जबकि डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च की अगर हम बात करेंगे तो इट इज बी रेज़ टू पावर एम, बी ब्रांचिंग फैक्टर एंड एम इज मैक्सिमम डेप्थ फॉर योर एंटायर ट्री। तो दिस इज अबाउट द
कंपैरिजन ऑफ बोथ द सर्चिंग स्ट्रेटेजीज बीएफएस एंड डीएफएस, जो कि आते हैं ब्लाइंड कैटेगरी के अंदर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दोनों में से कोई स्ट्रेटेजी हमारे काम का है क्या? तो सबसे पहले तो समझ लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिला चलता है, एक्सेप्टेबल जरूर होगा, बेस्ट नहीं रहेगा चलता है। अब बेस्ट नहीं रहेगा चलता है, जिसका मतलब ये है बेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो वर्स्ट नहीं होना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन सॉल्यूशन आपको होना, यानी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो हर हाल में सॉल्यूशन जनरेट कराने वाला एल्गोरिदम हमको चाहिए। तो हर हाल में सॉल्यूशन जनरेट कराने वाला एल्गोरिदम डीएफएस है क्या? नहीं है। बीएफएस है क्या? हाँ। तो हम बीएफएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं अगर हमने ये वाला क्राइटेरिया यूज किया तो। बट सेकंड क्राइटेरिया ये है कि विद इन टाइम कंस्टेंट ये वाला सॉल्यूशन जनरेट होना चाहिए। तो विद इन टाइम कंस्टेंट यानी कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो कम से कम टाइम कहाँ पे लगेगा? कम से कम टाइम लग सकता है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च में, अगर आप सही डायरेक्शन में गए तो। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में गए तो फिर कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि आप विदाउट सॉल्यूशन जनरेट के टर्मिनेट करोगे। बीएफएस की अगर बात करते हैं तो बीएफएस पूरा का पूरा ट्री को एक्सप्लोर करता है, फिर जाके सॉल्यूशन जनरेट कराता है। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डीएफएस एल्गोरिदम सॉल्यूशन जनरेट कराने की गारंटी नहीं ले रहा है, और बीएफएस सॉल्यूशन जनरेट कराने की क्षमता रखता है लेकिन फास्ट नहीं कर सकता, स्लोली करेगा। दैट्स व्हाई ना तो बीएफएस ना तो डीएफएस दोनों में से कोई एल्गोरिदम हमारे काम का नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें नए टाइप के एल्गोरिदम्स लगते हैं, और ये नए टाइप के एल्गोरिदम को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। तो हमेशा ये एल्गोरिदम्स में हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस यूज करते हुए ये एल्गोरिदम को जनरली यूज करते हैं, इसलिए इनको हम इन्फॉर्म सर्च बोलते हैं। और इन्फॉर्म सर्च कैटेगरी का पहला एल्गोरिदम जो है वो है हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। वैसे देखा जाए तो इन रियलिटी जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम भी ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम नहीं है, बट यहाँ पे फीडबैक क्राइटेरिया होता है, इसलिए हम इसको ह्यूरिस्टिक सर्च में कैटेगराइज करके रखा है। अब जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, दैट वी हैव टू स्टडी। तो जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम के टोटल 3 स्टेप है। पहला स्टेप है जनरेट अ पॉसिबल सॉल्यूशन, सेकंड इसमें हमको टेस्ट करना है, और थर्ड इसमें अगर सॉल्यूशन मिल गया तो हमें क्विट करना है। तो पहला स्टेप देख लेते हैं जनरेट एंड टेस्ट में का, जनरेट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। कोई मुझे प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम के लिए मुझे पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करना है। पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करने के बाद सेकंड स्टेप में मुझे चेक करना है क्या जो सॉल्यूशन हमने जनरेट किया वो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है क्या। अगर एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है तो then we have to go to third step. If a solution has been found then we have to quit, otherwise we have to go to return to step number 1। तो रिटर्न टू स्टेप नंबर 1 इसका मतलब क्या है? फिर से एक नया सॉल्यूशन हम जनरेट करा के देखेंगे। तो अभी आप बोलेंगे कि एक प्रॉब्लम दिया है, उसके लिए स्टेट जनरेट किया, स्टेट जनरेट करने के बाद चेक किया सॉल्यूशन है या नहीं, और सॉल्यूशन अगर नहीं था तो फिर से नया सॉल्यूशन जनरेट किया। यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वाली कौन सी बात आती? यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वाली वैसे देखा जाए तो कोई बात ही नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि जनरेट एंड टेस्ट को असल मायने में हम ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम कह नहीं सकते, बट यहाँ पे एक चीज ये है कि जो सॉल्यूशन हमने जनरेट किया है उसको चेक कर रहे हैं क्या वो हमारा सॉल्यूशन है क्या। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो देन वी हैव टू गोइंग फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो जो भी सॉल्यूशन जनरेट करते हैं वहां से हम फीडबैक यहाँ पे ले रहे हैं। तो फीडबैक लेने का क्राइटेरिया है, इसलिए जनरली इसको हमने कैटेगराइज करके रखा है कि जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम को हमने ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम कैटेगराइज करके रखा है, बट असल मायने में ये ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम है नहीं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि थ्रोइंग अ डाई टू गेट अ पर्टिकुलर स्कोर 6। तो मेरे पास कोई एक डाई दिया है और उस डाई से मुझे स्कोर लेना है 6 मेरा गोल स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डाई को रोल करेंगे, रोल करने के बाद चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। 1 आया, सोल्यूशन नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 चाहिए था। फिर से उसको थ्रो किया। तो throwing a die to get a particular score is the best example of generate and test algorithm. तो particularly as far as this algorithm is concerned, generate and test algorithm की अगर हम बात करेंगे तो it is a depth first search procedure since complete solution must be generated before they can be generated। इसका मतलब ये है कि जस्ट हमने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद हमको सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब हमने सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई किए क्या? नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेप्थ फर्स्ट सर्च। सेकंड इट इज एग्जॉस्टिव सर्च। एग्जॉस्टिव सर्च इसका मतलब नहीं मिल रहा है तो हमको पूरा ही ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। देयरफॉर
it is what exhaustive search. We have to go for trying and trying, बहुत बार ट्राई करते जाना पड़ेगा. थर्ड, it is also known as British Museum algorithm. तो फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम रैंडमली, इस मैकेनिज्म से इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को ब्रिटिश म्यूजियम एल्गोरिदम भी बोला गया है. और नेक्स्ट है कि डीएफएस विद बैक ट्रैकिंग, यानी डीएफएस तो जनरली हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद क्या वो सोल्यूशन था, क्या नहीं था, यानी हम डेड एंड पे गए. तो डेड एंड पे गए करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना ही बंद कर दिए क्या, नहीं, वी आर मूविंग इन अनदर डायरेक्शन. दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डीएफएस विद बैक ट्रैकिंग. तो हमने देखा कि जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम, तो जनरेट एंड टेस्ट में टोटल 3 ही स्टेप्स थे. पहले सॉल्यूशन जनरेट करो, फिर फीडबैक लो और चेक करो, यानी टेस्ट करो क्या वो आपका गोल स्टेट है क्या. अगर नहीं है तो देन वी हैव टू मूव इन अनदर डायरेक्शन. तो जनरेट एंड टेस्ट को डीएफएस के साथ अगर हम कंपेयर किए तो वाकई में ये डीएफएस सर्च एल्गोरिदम है, ये एग्जॉस्टिव सर्चिंग है और डीएफएस विद बैक ट्रैकिंग है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्चिंग एल्गोरिदम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आज की क्लास में हमने देखा कि बेसिकली दो टाइप के सर्चिंग स्ट्रेटेजीज है, एक है ब्लाइंड सर्च और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्च. तो ब्लाइंड सर्च में जो हम एल्गोरिदम्स यूज करते हैं वो आते हैं डीएफएस एंड बीएफएस, बट ये दोनों के दोनों एल्गोरिदम हमारे किसी काम के नहीं. हमारे काम के एल्गोरिदम जो है वो है ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम. और ह्यूरिस्टिक में काफ़ी सारे एल्गोरिदम की हमने लिस्ट देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम होता है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम होता है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग, स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग, मीन्स एंड एनालिसिस, so many heuristic algorithms are there. A star algorithm is there, O star algorithm is there. तो आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम ये सारे एल्गोरिदम देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. दिस वाज अबाउट व्हाट आर द वेरियस सर्चिंग एल्गोरिदम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. थैंक यू.